नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सैनमोज आयर क्लासेस। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के लिए एक नई एजुकेशन सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए ख़ास है जो बहुत जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक का। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिन्हें हाल फ़िलहाल में अभी नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देना है। और ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो बहुत बड़ी बातों में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। पढ़ते तो बहुत कुछ है, हम सब जानते हैं कि आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे होंगे जिन कोचिंग वालों से, वो आपको पूरा टॉपिक कवर कराते हैं। उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर वो कुछ छोड़ेंगे तो और नया क्वेश्चन आ गया तो आप उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि वो पूरा सिलेबस बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये सब जानते हैं। लेकिन कई बार हम पूरे सिलेबस के चक्कर में या बहुत अच्छा इम्प्रेशन कोचिंग के टेस्ट में जमाने के चक्कर में हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ामिनेशन में। तो उन्हीं इसी जो है एक कमी को पूरा करने के लिए एजुकेशन सीरीज़ चलाई जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आगे जितने भी वीडियो यहाँ अपलोड करूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम चरक संहिता से शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यह काय चिकित्सा और मौलिक सिद्धांत का उपजीव्य ग्रंथ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि काश्यप संहिता कौमारभृत्य का और सुश्रुत संहिता सर्जरी का उपजीव्य ग्रंथ है, उसी प्रकार से चरक संहिता भी काय चिकित्सा एवं मौलिक सिद्धांत का उपजीव्य ग्रंथ है। यहाँ आप लोग जानते ही होंगे कि चिकित्सा स्थान किसका श्रेष्ठ है, चरक का। ठीक है। और यहाँ पर मौलिक सिद्धांत, एक तो चरक सूत्र एक की वजह से, चरक शारीर एक की वजह से, मौलिक सिद्धांत यहाँ पर काफ़ी डिटेल में वर्णन किया आचार्य चरक ने, इसलिए मौलिक सिद्धांत का भी उपजीव्य ग्रंथ है। आगे हम बात करें इनकी मूल उपदिष्टा की, तो इनकी मूल उपदिष्टा हम सभी जानते हैं आचार्य प्रणवशुवात्र हैं, जिनका काल 1000 ईसा पूर्व है। ये वही काल है जो ऋग्वैदिक काल है, जहाँ वेदों की रचना की जा रही थी। उसी समय आचार्य प्रणवशुवात्र उपदेश कर रहे हैं किसका, आयुर्वेद का। और इसको सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं अग्निवेश। तो चूँकि अग्निवेश सामने ही बैठ के सुन रहे हैं, उस समय ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं थी, तो ऐसा तो नहीं है कि आत्रेय जी ने आज वीडियो अपलोड किया है तो 15 दिन बाद अग्निवेश सुन रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो इनका भी काल क्या होगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि वो सामने ही बैठ के सुन रहे हैं, सामने बैठे हुए। उपनिषदकालीन परंपरा थी, गुरु से पास बैठ के सुन रहे हैं। तो ये तंत्रकर्ता कौन हो जाएंगे, अग्निवेश हो जाएंगे। इनका भी काल क्या हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व, ये BC। चरक संहिता का निर्माण 3 स्तरों पर किया गया है, ऐसा मैज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जो इसकी रचना हम तक पहुंची है वो 3 स्तरों में पहुंची है। पहले सूत्रकर्ता हैं, जो आचार्य प्रणवशुवात्र ने बोला, वो अग्निवेश ने सुना और वैसा का वैसा तंत्र रूप में उसको लिख दिया। तंत्र में क्या है कि तंत्र में ये फैसिलिटी होती है कि तंत्र को यदि अग्निवेश का तंत्र करता है, अग्निवेश का यदि आप देखोगे ना अग्निवेश तंत्र, तो आपको भी जब आप अगर आप संस्कृत जानते हो तो जब आप उसका भाष्य करना शुरू करोगे तो हो सकता है कि जो चरक संहिता आज हमारे समक्ष है आप उससे बिल्कुल डिफरेंट ही लिख दो, क्योंकि तंत्र एक ऐसा कोड होता है, ऐसी कोडिंग होती है, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। वो समझने वाले के ऊपर है वो कैसे उसको डिकोड करता है। तो उन्होंने तंत्र फॉर्म में लिख दिया। फिर उसके बाद 800 साल बाद जो है आचार्य चरक आते हैं, और आचार्य चरक जिनका काल 200 ईसा पूर्व है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद का काल है। ठीक। और भाष्यकर्ता जो है हम चरक को मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने भाष्य किया। कुछ लोग इन्हें संस्कृता कहते हैं, कुछ लोग प्रतिसंस्कृता कहते हैं। देखिए, संस्कृता और प्रतिसंस्कृता बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग होता है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बस ये किसी की संस्कृता वाली विषय वस्तु पर जब कोई और सुधार करता है तब उसे प्रतिसंस्कृता बोल देते हैं। तो चूँकि यहाँ पर तंत्रकर्ता के ऊपर ही सुधार किया गया है, तो इसलिए संस्कृता और प्रतिसंस्कृता दोनों शब्द एग्जैक्ट एक ही मीनिंग के हैं, तो बहुत कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। उसके बाद है संग्रहकर्ता। कलेक्शन फॉर्म किया किसने, आचार्य दृढ़बल ने, जो कि 4वीं सदी के हैं। ठीक है। इन्हें संपूरक कहते हैं। जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो संपूरक के नाम से ही आएगा, कभी आपको द्वितीय प्रतिसंस्कृत वगैरह नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो आप या तो संग्रहकर्ता के फॉर्म में या संपूरक के फॉर्म में आचार्य दृढ़बल को याद रख सकते हैं।
ये वही आचार्य दृढ़बल हैं जिन्होंने 41 चैप्टर कंप्लीट किए थे। किसके? चरक के। सिद्धि स्थान के 12, कल्प स्थान के 12 और रिमेनिंग 17 चैप्टर चिकित्सा स्थान के इन्होंने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, हम आने वाले वीडियोज़ में सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ पर अगर मात्रे जी की बात करें तो चरक संहिता में 3 प्रकार के आत्रेय का वर्णन मिलता है। 3 प्रकार के आत्रेय। एक आत्रेय वो जो कि चरक सूत्र 1 में जहाँ ऋषियों की मीटिंग हुई है भारद्वाज को भेजने के लिए इंद्र के पास, वहाँ पर भी भिक्षु आत्रेय का वर्णन आया है। ये भिक्षु आत्रेय जो है चरक सूत्र 1 और चरक सूत्र 25 में मिलते हैं। ईसा में भी भावानाम संपत संजनित नरम वाला जो टॉपिक है, यहाँ पर के रोगों की उत्पत्ति या पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई है इस बात पर संभाषा हुई है। तो वहाँ पर कालवाद का समर्थन करते हुए नजर आते हैं आचार्य भिक्षु आत्रेय, और कहते हैं कि भगवान ही जो है काल ही भगवान है, स्वयंभू है, वह आदि अनंत मध्य निधना से मुक्त होकर वही संपूर्ण रोग एवं पुरुषों को उत्पन्न करता है। जब ये समस्त भाव संपत्त होते हैं, करेक्ट होते हैं, तो पुरुष की उत्पत्ति करते हैं, और जब उनमें कोई डिफॉर्मिटीज आती है, विकृति आती है, तो वही रोगों को उत्पन्न करते हैं। ऐसा वहाँ पर कंक्लूजन निकालते हैं आचार्य पुनर्वसु आत्रेय। लेकिन वहाँ पर भिक्षु आत्रेय समर्थन करते हैं किसका? कालवाद का। वो काल को ही कारण मानते हैं हर चीज़ का, उत्पत्ति होने का। दूसरी बात, आचार्य कृष्णात्रेय हैं, और ये हमें चरक सूत्र 11 में मिलते हैं, जिन्होंने वहाँ पर अष्टत्रिक का वर्णन किया है, यानी कि 3-3 के ग्रुप में बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। जैसे कि इंद्र से जो ज्ञान लेकर आए भारद्वाज, वो त्रिसूत्र के रूप में लेकर आए हैं, और त्रिसूत्र का वर्णन कहाँ पर है? चरक सूत्र 1 में, हेतुलिंग औषध ज्ञान के। इसी तरह पूरी संहिता को आचार्य कृष्णात्रेय ने और ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से वर्णित किया है अष्टत्रिक के माध्यम से, जैसे कि त्रिविध ऐषणाएँ, त्रिविध उपस्थम, त्रिविध बल, त्रिविध रोग आयतन, इस तरह से उन्होंने 8 प्रकार के त्रिक का वर्णन किया है। चिकित्सा स्थान में इनके बिखरे हुए कई सारे हमें योग दिखाई देते हैं, जैसे अर्श वाले अध्याय में फलारिष्ट, ग्रहणी में क्षार गुटका, नागर आदि चूड़, प्रपुंडरक आदि तेल शिरोरोग में, नवाय शूर्ण पांडु में, जीवनी घृत वात रक्त में, वला तेल वात रक्त में, अमृत आदि तेल वात रक्त में। इसके बाद आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ब्रह्मा जी के अयोनिज पुत्र हैं, यानी मानस पुत्र हैं, बट रियल में ये देवऋषि अत्रि के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम चंद्रभागा था। ठीक है, इसलिए इन्हें कुछ लोग चंद्रसुत भी कहते हैं। तो ये तीनों आत्रेय का यहाँ पर हम वर्णन पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम बस मैंने आज जो वीडियो बनाया केवल इंट्रोडक्शन के लिए बनाया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग समझ सकें कि हमें आगे किस तरह से पढ़ना है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।